हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 जून और 1 जुलाई के करंट अफेयर। इससे पहले करंट अफेयर आपने नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और आप अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके फाइल सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको सारे जो पीडीएफ हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। और आप इस वीडियो को अगर देखें और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिले तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछा था। और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जो सवाल पूछे जाते हैं अगर आप उनको सर्च भी करके जवाब देते हैं या कमेंट करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन में वृद्धि होगी। आप जैसा देख पाएंगे कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब यहाँ पे दिए हुए हैं कि जो टर्म है माइक्रो फाइनेंस का वो पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था या किसने किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बांग्लादेश से इंट्रोड्यूस हुआ था। बहुत सारे लोग इंडिया का समझते हैं लेकिन बांग्लादेश में इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। और इसी के लिए बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं, जिनको इसका पिता कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस का, फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस, उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 2006 में। हालांकि इस समय उन्हीं मोहम्मद यूनुस के ऊपर मुकदमा चल रहा है गबन के और घोटालों के आरोप को लेकर के। लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस टर्म है वो बांग्लादेश से ही आया, अब इंडिया में भी पूरी तरीके से फैल चुका है। आगे बढ़ते हैं आज के सवाल के साथ। पहला सवाल है, डैश हैज़ बीन फैसिलिटेटेड विद द अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 बाई PFRDA। ऐसा एक सवाल मैंने आपको और करवाया था पिछले करंट अफेयर में, अगर आपको याद होगा। वो एक ग्रामीण बैंक की बात करी थी। कौन से ग्रामीण बैंक की बात करी थी? तो वो कर्नाटका ग्रामीण बैंक था, तो उसको दिया गया था। इसी तरह अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया की। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बैंक ऑफ इंडिया को ये अटल पेंशन जो योजना है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए PFRDA के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया से 3 स्पॉन्सर रीजनल रूरल बैंक निकलते हैं। एक तो है जो यूपी में है, आर्यावर्त बैंक है। फिर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, MPGB कहते हैं। और यह है विदर्भ कोकना ग्रामीण बैंक। तो ये 3 बैंक हैं जिनको BOI स्पॉन्सर कर रहा है, ये याद रखने वाली बात है। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की ही बात करें तो 7 सितंबर 1906 में ये फाउंड किया गया था। वर्तमान समय इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके वर्तमान समय के MD/CEO कौन है? रजनीश कुमार, कर्नाटक। अब एक सवाल मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैंने आपको पिछले करंट अफेयर में कहा था कि जो SBI है उसके जो चेयरमैन हैं वो बदलने वाले हैं। और ये जो फैसला है ये FSIB जिसने एक बैठक करी थी कि अगला चेयरमैन कौन होगा, ये ले लिया गया है। अगर आपको पता है कि SBI के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा उनका नाम। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, डैश अप्रूव्स एडिशनल $1.5 बिलियन फाइनेंसिंग टू सपोर्ट इंडियाज लो कार्बन ट्रांजिशन। मतलब एक तो फंडिंग याद रखिए, ये एडिशनल फंडिंग है। 2023 में भी जो फंडिंग हुई थी इतने की ही, उसके अलावा ये एडिशनल फंडिंग दी गई है $1.5 बिलियन की इंडिया को, ताकि इंडिया का जो लो कार्बन ट्रांजिशन है, या फिर दूसरे शब्दों में समझिए जो इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन वाला पीरियड चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि इंडिया धीरे धीरे करके जो कार्बन या जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पर अपनी निर्भरता कम करके जो कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं ऐसे फ्यूल्स को इंडिया अपनाए, मतलब एनर्जी ट्रांजिशन करे। एक इसको लेकर के इंडेक्स भी था, मैंने आपको पिछले करंट अफेयर में पढ़ाया था कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, इस बार बढ़ी है क्या है। अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं पढ़ा है तो जा करके पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें ऐसे लिंक होती हैं चीज़ें। और उसमें मैंने आपको बताया था कि उस इंडेक्स में इंडिया की काफ़ी तारीफ हुई थी कि इंडिया काफ़ी अच्छे तरीके से, इंडिया और चाइना दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इंडिया जैसे देश के लिए जो एनर्जी ट्रांजिशन है आसान काम नहीं, इतनी बड़ी जनसंख्या है तो इसके लिए फंडिंग चाहिए। तो इसी तरह की फंडिंग इंडिया को मिल रही है। तो ये है ए वाला ऑप्शन है इसका, वर्ल्ड बैंक। कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये एक्स्ट्रा एडिशनल 1.5 बिलियन का सपोर्ट दिया गया है ताकि लो कार्बन ट्रांजिशन या लो कार्बन एमिशन की तरफ इंडिया बढ़ सके। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारी एनर्जीज़ हैं भाई, वो विंड एनर्जी भी हो सकती है, वो सोलर एनर्जी भी हो सकती है, बहुत तरह की एनर्जीज़ हो सकती हैं रिन्यूएबल में। ये जो फंडिंग है ये किस लिए दी गई है? तो देखिए इसमें फंडिंग के बारे में बताया गया है, फंडिंग विल सपोर्ट रिफॉर्म टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज नीडेड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन।
मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फंडिंग दी जा रही है। क्योंकि आने वाला समय, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के साथ दिक्कत क्या नहीं है, वो ये नहीं है कि जैसे हम बैटरी पे डिपेंडेंट होते हैं व्हीकल्स पे, एक जो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास पेट्रोल कार है, आप कार चला के गए, पेट्रोल ख़त्म हुआ, अगला जो पेट्रोल स्टेशन मिला वहाँ पे गए, 5 मिनट भी नहीं लगा, आपकी टैंक भर गई, फिर से आप आगे निकल गए। यहाँ पर बैटरी के साथ दिक्कत ये है कि मान लीजिए कि सरकार ने बहुत से, सरकार और प्राइवेट जो इंटिटीज़ हैं उन्होंने बहुत सारे बैटरी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध भी करा दिए हैं, लेकिन वो 5 मिनट वाला हिसाब नहीं होगा। आपकी बैटरी अगर ख़त्म हो गई है तो आप रुकेंगे तो कम से कम आधे घंटे आपको रुकना पड़ेगा। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा उसके बावजूद भी, तो आधे घंटे कम से कम रुकना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन अगर इस, या फिर एक टोयोटा की गाड़ी है, अगर आपको पता होगा, टोयोटा ने हाइड्रोजन के ऊपर ये गाड़ी निकाली हुई है। इसमें वो क्या होता है कि हाइड्रोजन पे चलती हैं, मतलब ये हाइड्रोजन जैसे बाकी गैसेस भरी जाती हैं वैसे इसमें हाइड्रोजन भरी जाती है। तो आप गए, खड़े हुए, हाइड्रोजन फिल कराया, चलते बने। तो ये ज़्यादा कह सकते हैं सुटेबल होगा अडॉप्ट करने के लिए पब्लिक के लिहाज से। तो इंडिया तो इसको लेकर के एक, आपको पता होगा कि इंडिया का एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी सरकार ने, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन करके एक मिशन लॉन्च किया है हाइड्रोजन का। और आप ये भी करंट अफेयर में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के प्लांट ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो फंडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फंडिंग है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत बहुत सारे और छोटे, मतलब जो सब पार्ट हैं इसके वर्ल्ड बैंक के अंदर आते हैं। किसी दिन मैं वर्ल्ड बैंक को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इस सब चीज़ों को डिटेल में चर्चा कर लेंगे कि वर्ल्ड बैंक में 1.46 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो कहाँ से दिया जा रहा है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD कहते हैं, उससे दिया जा रहा है। और $31.5 मिलियन का जो क्रेडिट है वो कहाँ से दिया जा रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दोनों वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत ही आते हैं। और ये फंडिंग इन दोनों दो जगह से ऐसे प्राप्त हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखिए। और ये बताया जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन है ग्रीन हाइड्रोजन वाला, लिखा है द ऑपरेशन इज अलाइंड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी विद द बैंक्स हाइड्रोजन डेवलपमेंट H4D पार्टनरशिप। मतलब वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है कि वर्ल्ड बैंक का हाइड्रोजन फॉर डेवलपमेंट करके ऐसा प्रोग्राम है H4D करके, उससे अलाइन कर रहा है, स्निक कर रहा है ये गवर्नमेंट का जो प्लान है हाइड्रोजन को लेकर के, इसीलिए एक्स्ट्रा या एडिशनल फंडिंग मिल रही है गवर्नमेंट को। आगे बढ़ें, लिखा हुआ डैश नाउ क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले ही IUCN रेड लिस्ट के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव बात बताई थी, कितने तरह की कैटेगरीज आती हैं IUCN की रेड लिस्ट में, मतलब क्या होता है उनका। और वो न्यूज़ किससे रिलेटेड थी, वो थी लाइब्रेरियन लिंक से लेकर के, वो थी कि उसकी जो कैटेगरी है वो एक अप हो चुकी है, मतलब उसकी जो संख्या वो इंडेंजर्ड से वल्नरेबल में चली गई है, मतलब अच्छा हुआ है उसके साथ, उसकी जनसंख्या बढ़ गई है। लेकिन ये जो आई है अभी IUCN की नई रेड लिस्ट आई है पिछले साल को लेकर के कि भाई इस साल कितनी और प्रजातियां इस रेड लिस्ट में आई हैं, जो कि चिंताजनक बात है, उसको लेकर के आई है। तो उसमें ही पूछा जा रहा है कि किसको क्लासीफाई किया गया है। बहुत सारे बच्चे ए वाले ऑप्शन को टिक करके चले जाएंगे क्योंकि यही ज़्यादा न्यूज में था। बोर्नियो एलिफेंट्स, ये मलेशिया और इंडोनेशिया में पाए जाते एलिफेंट्स हैं, ये अब इंडेंजर्ड आपके हो चुके हैं। अब इसको लेकर के अगर आपने ए ऑप्शन टिक किया तो गलत है। तो सिर्फ बोर्नियो एलिफेंट ही नहीं बल्कि बी वाला ऑप्शन कोपियापोआ कैक्टी और सी वाला ऑप्शन ग्रैंड कैनेरिया जाइंट लेजर्ड, ये भी उसी रेड लिस्ट के हिस्से में हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला, कि ये तीनों ही उस रेड लिस्ट का हिस्सा हैं तीनों। ये तो आप समझ सकते हैं कैक्टस की एक वैरायटी है, और ये तो जाइंट लेजर्ड है, आप समझ सकते हैं कि ये एनिमल में आते हैं, ये आपके प्लांट में हैं। इस तरह की अगर बात करें कि क्या तीन ही लोग या तीन ही प्रजातियों को केवल ऐसा रखा गया रेड लिस्ट में, क्या नहीं। अगर हम बात करें इस बार की रेड लिस्ट की तो उसमें 6000 नए इंट्रेंट्स हैं, मतलब 6000 एनिमल्स, फंगी, प्लांट्स ऐड किया गया है, जिनमें कुछ हैं जो प्रमुख हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ओवर 45,000 स्पीशीज आर नाउ थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन। ये कैटेगरी है थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, इस कैटेगरी में पहुँचने वाली 45,000 स्पीशीज़ हो चुकी हैं। और अगर हम इसमें बात करें टोटल लिस्ट की तो 1,63,040 स्पीशीज़ हैं एनिमल, फंगी और प्लांट की, जो कि अब लिस्ट का हिस्सा हो चुकी हैं। जो कि लिस्ट ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी बात है लिस्ट का हिस्सा, बहुत ख़राब बात है। मतलब धीरे धीरे धरती पे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं और हमें उसकी कोई चिंता नहीं। और कई सारे जानवर तो ऐसे भी नहीं जिन्हें, मतलब ऐसे भी जिन्हें हम जान भी नहीं पाए और ख़त्म हो चुके हैं, वर्तमान समय में भी ऐसी बात हो रही है।
यहाँ पे अगर हम बोर्नियो एलिफेंट की बात करें तो ये क्या होते हैं, तो ये एक स्मॉल साइज के एलिमेंट होते हैं। 2.5 मीटर जो मेल होता है उसकी हाइट होती है, और ये मलेशिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। अब ये रेड लिस्ट में आने की वजह से यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया की सरकार भी अब थोड़ा सचेत होगी, इनके कंजर्वेशन के प्रयास किए जाएंगे। 1000 के लगभग इनकी तादाद यहाँ पे वैसा बताई जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, द गवर्नमेंट लॉन्च डैश एन इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट ऑन बोर्डिंग ऑफ 5 लाख माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज ऑन ओएनडीसी प्लेटफॉर्म। कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है जिसके तहत माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को ओएनडीसी, सरकार का प्लेटफॉर्म है ओएनडीसी, जिस पे इनको ऑन बोर्ड किया जाएगा इस इनिशिएटिव के तहत। तो ये स्कीम जो लॉन्च करी गई है, ये इंटरनेशनल एमएसएमई जो डे अभी हाल ही में पड़ा था उस पे लॉन्च करी गई है। इसका नाम है एमएसएमई टीम। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। जाहिर सी बात है टीम की भी अपनी फुल फॉर्म होगी। क्या फुल फॉर्म होगी, तो टीम की फुल फॉर्म है ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये जो एमएसएमई टीम है इसको किसने लॉन्च किया, तो जो अभी एमएसएमई के मिनिस्टर हैं जीताराम मांझी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ओएनडीसी की बात करें तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, एक तरह का सरकार का प्लेटफॉर्म है जिसमें एमएसएमई से लेकर के सारे लोग जा करके, जैसे अमेजॉन वगैरह प्लेटफॉर्म है जिसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, अपने आप को लिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। ये सरकारी वैसा ही प्लेटफॉर्म है जिसको लेकर के आप करंट अफेयर में न्यूज़ वगैरह बहुत पढ़ते होंगे। जैसे अभी फ़ोन पे जुड़ गया इसके साथ, या फिर भारत पे जुड़ गया इसके साथ, ये बैंक जुड़ गया इसके साथ, या फिर इस तरह की न्यूज़ें। इसी में एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यशस्विनी। ये क्या है, एक मास अवेयरनेस कैंपेन है टू सपोर्ट इनफॉर्मल वुमेन लेड बिजनेसेस। कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में वुमेन लेड बिजनेसेस हैं, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज वगैरह में, तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन है यशस्विनी नाम से, इसी के तहत। ये थोड़ा छोटी न्यूज़ थी, दब गई थी, तो ये भी जान करके रखिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि आरबीआई ने लॉन्च किया है एक 2 घंटे का एक्सक्लूसिव विंडो कॉल्ड डैश फॉर फिनटेक्स। जो फिनटेक्स हैं या फिनटेक कंपनियां हैं उनके लिए आरबीआई ने 2 घंटे की एक्सक्लूसिव विंडो का मतलब सिर्फ इन्हीं के लिए लॉन्च करी है। और इसका नाम क्या रखा है, तो इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है क्वेरी। ए वाला ऑप्शन क्या है इसका, सही है। क्वेरी नाम से जो विंडो होगी फिनटेक्स के लिए होगी, कि फिनटेक कंपनी जो चलाने वाले लोग हैं वो डायरेक्ट आरबीआई के ऑफिशियल से जो संवाद है वो कर सकेंगे, कोई Q&A ले सकेंगे, कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकेंगे। क्योंकि होता क्या है, ये कुछ करते हैं वो आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, सुपरविज़न है, उसमें अगर मैच नहीं करता है फिर इनके ऊपर कुछ एक्शन लिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ही इस तरह की एक्सक्लूसिव विंडो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे हम बढ़ते हैं। लिखा गया है डैश लॉन्च्ड ब्रिज द गैप इनिशिएटिव टू इनहेंस लाइफ इंश्योरेंस अवेयरनेस। अभी पिछले दिनों में जो नेशनल इंश्योरेंस डे था वो मनाया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में ये एक कैंपेन ब्रिज द गैप, मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है, इसको बढ़ाना है, तो उसी को लेकर के एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। किसने, HDFC लाइफ ने। बी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि महाराष्ट्र का कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने पाइनियर किया। पाइनियर करने का मतलब कि अभी तक इस तरह का जो प्रोजेक्ट है किसी भी टाइगर रिजर्व में नहीं हुआ है। पाइनियर्स AI सिस्टम टू स्पॉट द फॉरेस्ट फायर्स अर्ली। कि जो फॉरेस्ट फायर होती हैं जिनकी वजह से भाई बहुत नुकसान होता है, जीव जंतु पेड़ पौधे सबका नुकसान होता है, तो फॉरेस्ट फायर को अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए कि बढ़ने ना पाए, उससे पहले अगर डिटेक्ट हो जाए, तो उसके लिए एक AI सिस्टम लगाया गया है। कौन सा ये टाइगर रिजर्व है, बहुत अच्छी, ये मतलब AI का जो सदुपयोग है ऐसी जगहों पे हो, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें जो AI लगाया जाएगा एक मतलब एक ऐसे पहाड़ी सा एरिया होगा जहाँ पे इसके टावर लगाए जाएंगे, और वो जो टावर होगा वो आसपास का जो पूरा इलाका है 350 स्क्वायर किलोमीटर तक का, उस पर नज़र रख पाएगा। देखिए इसमें क्या है, ये जो सिस्टम है ये कह रहे हैं कि ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है स्मोक क्लाउड के बीच में, मिनिमाइजिंग द फॉल्स अलार्म। कि स्मोक और क्लाउड मतलब कई बार ऐसा भी होता है, छोटा मोटा ऐसा धुआं उठ रहा होगा या फिर क्लाउड आ रहे होंगे, तो उनका जो फॉल्स अलार्म नहीं बजेगा, उसको ये आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेगा। आग, जंगल की आग और छोटा मोटा धुआं कहीं उठ रहा होगा या फिर कहीं बादल आ गया तो उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, आग को ये डिटेक्ट कर पाएगा। AI सिस्टम है तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लिखा यही मैंने आपको बताया।
कि 350 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करेगा विद अ 50 किलोमीटर विजुअल रेंज। 50 किलोमीटर की विजुअल रेंज के साथ में 350 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये कवर करेगा। लिखा गया है कि इसको इंटीग्रेट किया गया है विद सेटेलाइट डेटा टू प्रोवाइड रियल टाइम फायर अलर्ट्स इन लेस देन 3 मिनट। मतलब कहीं पर भी अगर फायर होगी, सोचिए लेस देन 3 मिनट में उसका अलर्ट मिल जाएगा, और लेस देन 3 मिनट में अगर अलर्ट मिल गया तो बहुत जल्दी ही वो फायर बुझ जाएगी, आगे वो फायर होगी ही नहीं, तो खतरा टल जाएगा। इसके लिए जो सेटेलाइट्स हैं वो 15 कॉमर्शियल सेटेलाइट्स जो है इस पर डिप्लॉय करी गई हैं। मतलब हर समय रियल टाइम डेटा मिलने के लिए, क्योंकि सेटेलाइट क्या होती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाती रहती हैं, तो उसमें जो सेटेलाइट होगी कभी कोई होगी कभी कोई नहीं होगी, तो इसके लिए 15 सेटेलाइट ऐसे रखी गई ताकि हर समय कोई ना कोई सेटेलाइट उपलब्ध वहाँ पे रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फ्रांस की थेल्स ग्रुप ने पार्टनरशिप करी है इंडिया की कौन सी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी से, किसके लिए, टू मैन्युफैक्चर 70 रॉकेट्स इन इंडिया। भारत में जिसको कहा जाता है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, उसके तहत 70 के रॉकेट बनाने के लिए थेल्स ग्रुप, जो कि कहाँ का है, फ्रांस का। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में है इसलिए बच्चे छोड़ देते हैं। फ्रांस का है थेल्स ग्रुप जिसने ये पार्टनरशिप करी है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी से। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये रॉकेट जो 70 के बनेंगे इंडिया में, किसके लिए बनेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये किसके लिए बनेंगे, तो ये रॉकेट हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH जिसका नाम रुद्रा है, और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH जिसका नाम प्रचंड है। इसके बारे में अभी न्यूज आई थी। इनमें लगता है वो 70 का रॉकेट, और इनमें लगने वाला जो रॉकेट होगा वो इंडिया में ही बनेगा और अडानी डिफेंस इसे बनाएगी। अगला सवाल क्या है, लिखा गया डैश हैज़ इनैगुरेटेड फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सोलर प्लांट विथ 10 मेगावाट कैपेसिटी। तो ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। अब फ्लोटिंग का मतलब क्या होगा कि ये किसी ना किसी जलाशय या लेक के ऊपर, या नदी तो खैर नहीं कह सकते, नदी में नहीं हो सकता क्योंकि नदी में अगर होगा तो बह जाएगा। मतलब जो ठहरे हुआ पानी हो, लेक हो, इस तरह का जलाशय हो, तालाब हो बड़ा, तो वहाँ पर जो प्लांट लगता है सोलर पावर प्लांट, उसके ऊपर ऐसे लगाए जाएंगे, उनको फ्लोटिंग पावर प्लांट कहते हैं। तो ऐसा फ्लोटिंग पावर प्लांट यहाँ पे लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है, तो ये लगाया गया है सेंट्रल रेलवे के द्वारा। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये सारे आपको पता होगा, अलग अलग इसमें जोन होते हैं रेलवे के, बहुत सारे जोन होते हैं। सेंट्रल रेलवे ने लगाया है इसे। और ये कहाँ पे है, तो ये लिखा हुआ है इन इगतपुरी लेक पे ये है, लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट। और अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें कि भाई रेलवे को क्या पड़ी है ये सब चीज़ें करने के लिए, तो रेलवे का खुद का टारगेट है कि 2030 तक उसे जीरो कार्बन इमिशन कंपनी बनना है, या जीरो कार्बन इमिशन एंटिटी बनना है। तो 2030 तक बनने के लिए उसको काम भी तो करने पड़ेंगे। तो इस तरह के सोलर पावर प्लांट आप देखते होंगे आजकल जो रेलवे स्टेशंस हैं उस पे भी जो सोलर पावर प्लांट हैं वो लगाए जाते हैं, पैनल्स लगाए जाते हैं, सोलर पैनल्स, ताकि जो बिजली सप्लाई है वो उन्हीं सोलर पैनल से ही ली जा सके। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया डैश अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट दिस ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझेंगे SCO जो समिट है उसे ज़्यादातर जो उस देश के हेड होते हैं वही अटेंड करते हैं। तो लेकिन इस बार का जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट है इसे हेड किया है S जयशंकर ने, जो कि हमारे क्या हैं, विदेश मंत्री हैं। और कहाँ पर हुआ है ये, अस्ताना में। आपको अगर याद होगा, मैंने कुछ दिनों पहले जब स्टैटिक जीके का सवाल मैं लिया था तो वहाँ पे आपसे पूछा था ये सवाल अस्ताना को लेकर के। कहाँ की राजधानी है ये, तो अस्ताना राजधानी है कजाकिस्तान की, है ना, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। तो अस्ताना में समिट हो रही है जिसमें S जयशंकर गए हुए हैं। अगर हम SCO की बात करें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो SCO क्या है, एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको चाइना और रशिया ने 2001 में इस्टेब्लिश किया था। तो यूरेशियन है मतलब यूरोप के कुछ देश होंगे और एशिया के कुछ देश होंगे। तो यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना और रशिया ने किया था। शुरुआत में इसमें 5 मेंबर थे, लेकिन वर्तमान समय में इसके जो मेंबर की संख्या कितनी है, 9 है। इंडिया भी इसका अब हिस्सा बन चुका है। इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ इसका हिस्सा बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, बीजिंग में है। और इसके वर्तमान समय के सेक्रेटरी जनरल कौन है, जांग मिंग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ये एस्टेरॉयड डे इंटरनेशनल कब मनाया जाता है, तो ये हर साल मनाया जाता है 30 जून को। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है।
अगला सवाल लिखा हुआ है कि एक इंडियन डेलीगेशन जो कि जिसको लीड किसने किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार, उन्होंने किया था। इन्होंने अपनी 5 दिन का ये जो पूरा विजिट है इसको कंक्लूड कर लिया है। ये क्या और कौन से देश का इलेक्शन ऑब्जर्व करने गए थे? इलेक्शन कई जगह आपके होते हैं। इस साल 2014 को तो एक नाम दिया गया, इसको कहा जा रहा है कि इलेक्शन ईयर है। मतलब इस साल 60% पूरी दुनिया की जो आबादी है वो वोट कर रही है। मतलब हर देश में लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि इलेक्शन यहाँ पे चल रहे हैं। तो अगर बात करें तो ये गए थे मंगोलिया का जो इलेक्शन है ना उसको ऑब्जर्व करने के लिए। तो इन्होंने अपना जो 5 दिन की विजिट कंक्लूड कर लिया। सिर्फ इंडिया ही नहीं था, उसमें 35-40 देशों के डेलीगेशंस बुलाए गए थे मंगोलिया के इलेक्शन को ऑब्जर्व। ये एक परंपरा होती है कि बुलाए जाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। अभी आपको हाल फिलहाल में याद होगा ईरान में भी जो इलेक्शंस हैं वो हो रहे हैं। फिर इस तरह बहुत सारे ऐसे देश हैं, अमेरिका में भी जो इलेक्शंस हैं उनका दौर चल रहा है, वहाँ भी इलेक्शंस होंगे, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट वगैरह शुरू हो चुकी है। तो ऐसे इलेक्शन का ईयर है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कहाँ पे कौन सा न्यूज़ कौन से इलेक्शन से रिलेटेड है। लिखा गया है डैश टू लॉन्च न्यू बैंक नोट ऑन जुलाई 3। जुलाई 3 को ये देश नए बैंक नोट जारी करना। अब इससे क्या लेना देना, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, है कुछ? ये पहले तो देश जान लीजिए कौन सा है। तो ये देश है जापान। जापान देश नए बैंक नोट ला रहा है। नए बैंक नोट का मतलब ये होगा कि ये क्या कह रहा है, जापान ने कहा है कि हम दुनिया की पहली कटिंग एज होलोग्राफी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जो पोर्ट्रेट्स होंगे, जैसे आप देख रहे हैं ना ये पोर्ट्रेट हैं, कह रहे हैं कि ये जो हिस्टोरिक फिगर है लुक लाइक दे आर रोटेटिंग इन 3D ऑन द बिल। मतलब ये ऐसा लगेगा कि जब आप इनको देखेंगे ना तो जैसे सामने चेहरा दिख रहा है, इधर देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये मतलब 3D में है, ये 3D होलोग्राफिक प्रिंट में होगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ ये नए नोट जो है लाए जा रहे हैं जापान में। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे जो काउंटर फिटिंग है नोटों की वो बहुत कम हो जाएगी। जापान की जो करेंसी वो किस में नापी जाती है, उसको येन कहा जाता है। और अगर आप इन नोटों को देखें तो एक ये 10,000 येन का नोट है जिसमें इची शिबुसावा, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, गलत होगी तो माफ़ करिएगा, तो इनका जो फ़ोटो है वो इस पे रहेगा। ये कौन है? ये जापान के बिजनेसमैन थे, कैपिटलिस्ट थे। इन्होंने 500 से ज़्यादा कंपनियां जापान में खोली, तो उनको यहाँ पे फिगर किया गया है। ये हैं उमेका टुसुडा, इनको जो है रखा गया है 5,000 येन के नोट पे। ये कौन थे? एक शिक्षाविद थी। मतलब कितनी अच्छी बात है कि जापान जैसे देशों में हर एक वर्ग को वरीयता दी जाती है अपने नोटों पे। तो शिक्षाविद थी। और इस लिस्ट में तीसरे हैं शिबा सबूरो कितासातो, इनको रखा गया। ये कौन है? तो ये जापान के फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न जैपनीज़ मेडिसिन भी कहा जाता है। तो इनको 1,000 की नोट पे रखा गया है। अब जो नई नोटें आएंगी उनकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम वन लाइनर देखते हैं। जैसे पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा को यूरोपियन काउंसिल के नए प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है। यूरोपियन काउंसिल क्या है? यूरोपियन कमीशन सुना होगा आपने। यूरोपियन कमीशन की तरह यूरोपियन काउंसिल भी एक संस्था है, मतलब उसी के अंतर्गत ही आती है, यूरोपियन काउंसिल के अंतर्गत ही आती है, लेकिन यूरोपियन कमीशन के अंतर्गत आती है। लेकिन यूरोपियन काउंसिल जो है वो क्या है, इसके पास किसी तरह की पावर नहीं। जैसे यूरोपियन कमीशन के पास अपनी पावर है, एक्सरसाइज कर सकते हो पावर। कमीशन के पास जो पावर है, अगर हम काउंसिल की बात करें तो उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, बल्कि ये बस सुझाव देने का, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या चीज़ें पॉलिटिकली या क्या नई पॉलिसीज़ होनी चाहिए, उनके लिए ये संस्था काम करती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किए हैं 2 जियो पोर्टल्स लॉन्च किए। ध्यान रखिएगा, नाम पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो है भुवन पंचायत वर्जन 4.0। ये किसके लिए है? फॉर रूरल लैंड रिकॉर्ड एंड, मतलब रूरल लैंड रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत करके पोर्टल है। और नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट NDEM वर्जन 5.0। तो इसको डेवलप किसने किया है? ये नेशनल वाला तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा ये डेवलप्ड हैं दोनों चीज़ें, जिनको लॉन्च किया गया है। जो इसरो के चेयरमैन हैं वो भी उस समय मौजूद थे। अब ये जो डेटाबेस है ये क्या काम करेगा कि इमरजेंसी मैनेज, जो तब कहीं भी अगर डिजास्टर वाली सिचुएशन हो रही है, उसकी क्या परिस्थितियाँ रही, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या उस समय स्थितियाँ थी, मतलब अगर बाढ़ आ रही है तो पहले नदी कहाँ पे थी, कैसे वो मुड़ी, बाढ़ की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, वो सारा चीज़ों का जो पूरा एक इन्फॉर्मेशन का डेटाबेस है, कैसे निपटा गया, वो सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो इनके लिए सेटेलाइट्स का उपयोग किया गया है, और सेटेलाइट के उपयोग से ही ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। फिर एक और न्यूज़ है कि संजना ठाकुर हैं,
मुंबई की राइटर हैं, इनको मिला है 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़। उनकी स्टोरी का नाम था ऐश्वर्या राय। नाम याद रखिएगा कौन सी स्टोरी के लिए यहाँ पे मिला है। अगला, इंडिया के जो नेवी चीफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये 4 दिन की अपनी विजिट पे ढाका पहुँचे हैं। इसको लेकर के न्यूज़ आपसे पूछी जा सकती है कि इंडिया के अलग अलग जो INS हैं वो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, तो जो शिप्स हैं, लेकिन ये जो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं ढाका पे गए, मतलब बांग्लादेश गए हुए हैं। और इसको लेकर के एक न्यूज़ भी आई कि बांग्लादेश की नेवी ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेड इन इंडिया 800 टन ओशियन गोइंग टग विथ इंडियाज गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स। तो इसके साथ एक ये पैक्ट भी साइन हुआ है, तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। क्यों साइन हुआ है? क्योंकि ये गए हुए थे नेवी चीफ वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग अवेयरनेस का पहला सवाल क्या है कि जो नेफ्ट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, सबसे पहली चीज़ इसका जो फुल फॉर्म होगा बेटा याद रखने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इज़ अ सिक्योर वे टू ट्रांसफ़र फंड इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन बैंक्स इन इंडिया। तो कह रहे हैं कि मिनिमम अमाउंट जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेफ्ट के द्वारा वो क्या होता है। तो मिनिमम कितना पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेफ्ट के द्वारा? क्या 1000, 10,000, 1,00,000 या फिर कोई लिमिट नहीं? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही, ध्यान रखिएगा। नेफ्ट के लिए कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, RTGS की, है ना, RTGS के लिए जो मिनिमम लिमिट है वो कितनी है? ₹2 लाख। RTGS के लिए लिमिट है 2 लाख की, कि अगर आपको 2 लाख से कम की राशि ट्रांसफ़र करनी है RTGS के थ्रू तो नहीं हो सकती। 2 लाख से ज़्यादा की राशि पे ही RTGS होता है, लेकिन नेफ्ट कितनी मिनिमम राशि पे भी आपका चलेगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड वाया नेफ्ट। तो भाई नेफ्ट के द्वारा हम मैक्सिमम कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, क्योंकि RTGS आपका 2 लाख से शुरू हो जाता है। मिनिमम जो अमाउंट है RTGS का 2 लाख है। RTGS 2 लाख से शुरू हो जाता है, तो बच्चे समझते हैं अच्छा 2 लाख तक नेफ्ट होता है, 2 लाख के बाद RTGS होता है। ऐसा नहीं है, दोनों अपने इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं, है ना। तो इसका जो सही जवाब है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, वो बैंक वाइज आप देख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, ये प्रैक्टिकल यूज़ के लिए। वैसे अगर आपको थ्योरेटिकल यूज़ के लिए सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो कोई लिमिट नहीं है, बैंक वाइज इसमें लिमिट रखी जाती है, वो भी फ्रॉड वगैरह से बचाने के लिए। आप अपने बैंक के साथ देख सकते हैं कि आपके बैंक ने एक बार में नेफ्ट करने के लिए कितना मैक्सिमम अमाउंट लगा रखा है, लिमिट, है ना, जैसे अकाउंट्स पे लगती है। ऐसे कोई लिमिट नहीं, RBI की तरफ से आप कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा। एक और सवाल लेते हैं, लिखा गया है कि व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ नेफ्ट। नेफ्ट की टाइमिंग्स क्या हैं? बहुत बहुत बार पूछा गया सवाल है पहले के समय में। क्यों? क्योंकि पहले जो नेफ्ट था ना वो मैनुअली होता था, या बैंक जाते थे वहाँ से होता था, या फिर ऑनलाइन भी आप कर सकते थे, लेकिन उसकी एक टाइमिंग होती थी कि इतने से इतने के बीच में ही नेफ्ट जो है ट्रांसफ़र होगा। अगर वो समय बीत गया तो फिर अगले दिन जब बैंक खुलेगा तब नेफ्ट होगा। अभी क्या कर दिया गया है, नेफ्ट को 24/7/365 कर दिया गया है कि छुट्टी वाले दिन भी आप नेफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 घंटे, रात में 2 बजे सो रहे हैं, आँख खुली, पैसा ट्रांसफ़र करना याद है, नेफ्ट कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपके लिए है, लिखा हुआ है क्या कि कैन द नेफ्ट सिस्टम बी यूज्ड फॉर रिमिटिंग फंड्स इवन बाय दोज हु डू नॉट हैव बैंक अकाउंट। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या आप नेफ्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं? इसका जवाब यस और नो के साथ आप थोड़ा डिटेल में अगर कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी इसका जो जवाब है मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो मैं आपसे कमेंट पूछा उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो सवाल पूछे गए हैं। और अगर हम बात करें PDF की, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जो PDF है उसे डाउनलोड कर सकते हैं जा करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।